Assalamu alaikum. Welcome back to Meer's Crash Course. We are going to continue from our lecture number 9 जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है विच इज़ फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशली रिस्क एंड रिटर्न। तो अब यहाँ तक हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इन द मार्केट। एक जी आपकी होती है फर्म स्पेसिफिक, डाइवर्सिफाई भी हम उसे कर सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइबल कहता है क्योंकि हम उसे जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा है मार्केट नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो कि एक हमारे हाथ में नहीं होती और इंटायर मार्केट और इकोनॉमी को कंसर्न होती है। बट इसका क्या मतलब है कि जी क्या हम मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें? उसके लिए एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि मेजर करता है एक स्टॉक की सेंसिटिविटी को कंपेयर टू द मार्केट्स मूवमेंट। उसको हम कहते हैं बीटा। अब बीटा करता क्या है? बीटा जो है क्वांटिफाई करता है मार्केट रिस्क कि जी अगर एक स्टॉक है फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर चेंज आता है 1% तो वो स्टॉक में कितना चेंज आएगा, वुड इट बी 1%, 2% और 0.5%, उसको जो है जी कैलकुलेट करता है बीटा। हाई बीटा स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि अगर मार्केट में 1% चेंज आएगा तो उसमें ज़्यादा चेंज है, उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड चेंज है। बट देन अगेन विथ हाई वॉलेटिलिटी हाई रिस्क देयर इज़ हाई प्रॉफिट एज वेल। लो बीटा स्टॉक्स जो हैं वो उनमें जो है लोअर वॉलेटिलिटी होती है, बट देन अगेन जो है वो इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क अवर्ट करते हैं उनके लिए अच्छे होते हैं। सो डेफिनेशन जैसे मैंने पहले बताया, बीटा करता क्या है? बीटा जी स्टॉक्स की जो है रिलेटिव रिस्क कंपेयर करता है। अगर एक से बीटा उसका ज़्यादा है किसी स्टॉक का तो मतलब समझे इट इज़ मोर वॉलेटाइल। इफ़ इट्स लोअर देन वन देन इट इज़ लेस वॉलेटाइल, और इफ़ इट्स वन तो समझें जो मार्केट में जो चेंजिंग होगी वही उस पर असरअंदाज होगी। कैलकुलेशन कैसे होती है बीटा की जी? उसमें आप पहले तो देखते हैं रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक and multiplied by return of the market divided by covariance between the stock and the market returns, and एंड में है आपके पास वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। ठीक है जी। तो रिजल्ट जो है क्वांटिफाई करता है स्टॉक रिटर्न जो है कोरिलेट कितना करते हैं मार्केट के साथ। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक का बीटा इज़ 1.5, तो अगर मार्केट राइज करती है 1% या फॉल करती है 1%, अगर राइज करेगी तो स्टॉक में कितना राइज आएगा जी? 1.5%, विच इज़ अ गुड थिंग जब आपकी मार्केट बूम में हो। बट देन अगेन अगर मार्केट बूम में ना हो और मार्केट कोलैप्स कर रही हो तो देन अगेन इट विल डिक्रीज बाय 1.5%। सो इंटरप्रिटेशन जी ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इफ इट इज़ ग्रेटर देन वन देन इट मीन्स देयर इज़ गोइंग टू बी मोर एग्रेसिव चेंज। इफ इट्स लोअर देन वन देन इट विल बी अ डिफेंसिव चेंज, एंड बीटा अगर वन है तो इट विल मूव विद द मार्केट, इट वुड बी नॉट मोर स्टेबल और नीदर मोर वॉलेटाइल। अब हिस्टोरिकल अगर देखें, हाई बीटा स्टॉक जैसे टेस्ला है, हिस्टोरिकली उसका बीटा ग्रेटर देन वन रहा है। मतलब जब भी उसकी मार्केट में अगर 1% या 2% चेंज आती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो टेस्ला का जो स्टॉक है वो ज़्यादा राइज करता है। पर ये उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर क्वेश्चन आता है कि जी इफ़ इन्वेस्टर्स टॉलरेंस फॉर रिस्क इज लोअर, व्हाट स्टॉक वुड यू चूज? सो वो आप चूज करेंगे जिसमें बीटा लोअर देन वन हो। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन का जो है बीटा लेस देन वन रहा है, जो कि स्टेडी स्टॉक प्राइस रही है, और वो लोग जो कि रिस्क अवर्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स उनके लिए ज़्यादा जो है अपीलिंग है। अब इंपॉर्टेंस क्या है बीटा की? जी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीटा। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि जैसे हमने देखा कि फर्म स्पेसिफिक रिस्क होती है, उसको अवर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हैं ना। अब ये देखने के लिए कि हमारी टॉलरेंस क्या है, व्हाट वी डू इज वी कंबाइन हाई बीटा एंड लो बीटा स्टॉक्स, जो कि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड रिस्क प्रोफाइल बन जाता है। तो अगर मार्केट में भी अगर कोई चेंज आएगा, वो जिसे हम नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं तो एटलीस्ट डैमेज कंट्रोल उसको हम कर सकते हैं। रिस्क एडजस्टमेंट होती है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा लिमिटेशंस क्या है बीटा की? देखें जी, एक तो हिस्टोरिकल नेचर, क्योंकि बीटा जो है वो कैलकुलेट होती है हिस्टोरिकल डेटा को लेकर, तो ज़रूरी नहीं है कि जो फ्यूचर परफॉर्मेंस वो एक्यूरेटली आपको प्रिडिक्ट कर पाए। दूसरा है उसमें सारे रिस्क नहीं आते, क्योंकि एक तो मार्केट रिस्क उसमें आ गया, उसके अलावा जो फर्म स्पेसिफिक रिस्क है या इकोनॉमिक चेंज है या इंडस्ट्री शिफ्ट है या कोई जैसे
2008 का इकोनॉमिक कोलैप्स आया था, वो चीज़ें उसमें नहीं होती। नॉन लीनियर बिहेवियर, एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस, जैसे मैंने आपको बताया 2008 का जो मार्केट क्रैश आया था, उसमें ये एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो इट इज बीटा इज अ गुड थिंग, बट देन अगेन इट इज नॉट परफेक्ट। अब जी देखें, एक तो हमें ये पता चल गया कि बीटा रिस्क है क्या। अब दूसरा सवाल ये होता है कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिलना चाहिए। अब उसका आंसर है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में, या जैसे हम कैपिंग भी कहते हैं। अब कैपिंग क्या कह रहा है? कैपिंग ये कहता है कि जी दो चीज़ें प्रपोज करता है बेसिकली। एक, जो इन्वेस्टर है उसको किस चीज़ का कंपनसेशन होनी चाहिए। एक तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जो रिस्क फ्री रेट है जो उसने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है पैसे। दूसरा, रिस्क प्रीमियम बेस्ड ऑन द मार्केट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट बीटा, के अब जो है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अगर मैंने रिस्क लिया है तो उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, उसका जो है रिटर्न कितना होना चाहिए। कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ कैपिम। कैपिम बनता कैसे? एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये इसमें एक तो आ गया आपका रिस्क फ्री रेट। ठीक है, टिपिकली द रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो जिसमें रिस्क ही ना, वो इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क ना हो, वो आप प्लस करेंगे इनटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री रेट। एक तो मार्केट प्रीमियम हो गया, जो एडिशनल रिटर्न आप एक इन्वेस्टर जो है डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट करेगा। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास बीटा है 1.5, रिस्क फ्री रेट 3% है। मतलब आपको ये पता है जी अगर मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, सच एज कि मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो उस पर 3% तो मुझे जी रेट, रिस्क फ्री रेट प्रीमियम रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 10%। सो व्हाट विल डू इज ओवर हियर, 10 में से 3% माइनस हो गया, तो दिस विल बी 7% मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो दिस विल बी अराउंड 11.5, 10.5% प्लस 3% जो कि आपका रिस्क फ्री रेट था। तो दिस मीन्स दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट इज 13.5% गिवन इट्स हाई एक्सपोजर टू द मार्केट रिस्क। तो क्योंकि मार्केट रिस्क इसमें ज़्यादा है, तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 13.5% है। इसी तरह जी सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अब एक्स एक्सिस जो है बीटा, वाई एक्सिस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अमूमन ये आता नहीं है पेपर में, सो वील स्किप इट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशंस आप ये इसके प्लीज नोट्स बना दीजिएगा। अच्छा जी, कुछ अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस हैं। एक तो ये अज्यूम किया जाता है कैपिम में कि जी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी सेम एक्सपेक्टेशंस होंगी अबाउट फ्यूचर रिटर्न्स एंड रिस्क। मार्केट्स जो है एफिशिएंट हैं, जो जितनी भी आपकी प्राइसेस जो होते हैं, देयर आर नो अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशंस। तीसरा, रिस्क इज एडिक्वेटली कैप्चर्ड बाय बीटा इग्नोरिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे पहले हमने बीटा की जो लिमिटेशंस देखी थी, वो यहाँ पे भी होती हैं। हिस्टोरिकल बीटाज में नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर वॉलेटिलिटी एक्यूरेटली। दूसरा है जी अदर फैक्टर्स सच एज कंपनी साइज, मोमेंटम में इन्फ्लुएंस रिटर्न, जैसे हमने बताया कि जी जो फर्म स्पेसिफिक रिस्क होती है। तीसरा जी अज्यूम्स अ सिंगल रिस्क फ्री रेट व्हिच मे नॉट बी रियलिस्टिक फॉर इंटरनेशनल और मल्टी करेंसी इन्वेस्टमेंट्स। ये इनकी अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस हैं। अब एक एग्जांपल है, इफ एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू स्टॉक्स ए और बी, जबकि ए का जो बीटा है विच इज 1.2, मींस एक से अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। अगर मार्केट में 1% चेंज आएगा तो इस स्टॉक में 1.2% चेंज आएगा। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। स्टॉक बी जो है उसका बीटा है 0.8 विच इज मोर स्टेबल, एंड बोथ ऑफर एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8%। अब कैपिम के हिसाब से रिस्क फ्री रेट आपका कितना है? 3%। ठीक है, एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 6%। तो जैसे हमने पहले फॉर्मूला लगाया था, तो 3% प्लस 1.2 जो आपके आपका बीटा है स्टॉक का, एंड 6% इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो ये आपके पास आ गया 10.2। एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर स्टॉक बी इज 7.8%. Based on CAPM, stock A offers a higher expected return than stock B given its higher risk. However, if stock A's actual return is only 8%, it may be considered overvalued based on SML. अब देखें, जैसे क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है पर यहाँ 10.2% आ रहा है, तो मतलब ये ओवर वैल्यूड हो गया। सो विल गो फॉर 7.8% ओवर हियर, जो बी है। इसके बाद जी, जो जी अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, वैक पर। विल बी मेकिंग शॉर्ट लेक्चर्स नाउ, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने बोला है कि इफ़ द लेक्चर्स आर लॉन्ग दे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉलो अप। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।